नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 और बिजली अधिनियम 2003 के अनन्य प्रभावों की व्याख्या की है। कोर्ट ने कहा है, जहां स्थायी लोक अदालत के समक्ष पेश विवाद एक समाधेय कंपाउंडेबल अपराध के बराबर हो सकता है, सुलह और समझौते कंसिलिएशन एंड सेटलमेंट के उद्देश्य से स्थायी लोक अदालत इस पर विचार कर सकती है। हालांकि अगर सुलह विफल हो जाती है और अगर ये अपराध से संबंधित है तो अपराध के समाधेय होने के बावजूद भी ये स्थायी लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो मामले को गुण दोष के आधार पर तय करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट से ये अपेक्षा की जाती है कि यदि संभव हो तो पक्षों के बीच एक समझौता हो सके, लेकिन कोर्ट का प्रयास न्याय की कीमत पर केवल मामलों को निपटाने का नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को खारिज किया। इसमें कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(IA) के तहत अपीलकर्ता पति द्वारा दायर तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने आवेदन को ये देखने के बाद खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता साक्ष्य का नेतृत्व करने में विफल रहा है, जिससे अपीलकर्ता के साक्ष्य का नेतृत्व करने का अधिकार बंद हो गया। हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि पक्षकार एक समझौते पर बातचीत कर रहे थे। इसके लिए न्यायालय से बार बार समय मांगा गया था और इस आधार पर साक्ष्य के रूप में हलफनामे दाखिल नहीं किए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मैजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करके अन्वेषण की निगरानी कर सकता है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने सुधीर भास्कर राव तांबे बनाम हेमंत यशवंत धागे 2016-6 SCC 277 मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले का हवाला देते हुए ये टिप्पणी की। इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी मामले में जिस तरह से जांच की जा रही है उससे व्यथित व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार है कि वो उक्त प्रावधान के तहत जांच की निगरानी कर सकता है। गौरतलब है कि सुधीर भास्कर राव तांबे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008-2 SCC 409 के फैसले पर भरोसा जताया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस निनाला जयसूर्या ने माना कि एक विवाहित बेटी भी अनुकंपा की नियुक्ति की हकदार है। उन्होंने कहा कि विवाहित बेटी की वैवाहिक स्थिति कल्याणकारी योजनाओं में बाधक नहीं हो सकती। अपनी अनुकंपा नियुक्ति की प्रार्थना खारिज किए जाने से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने मौजूदा रिट याचिका दायर की थी। उसने प्रतिवादियों के आदेश को अवैध, मनमाना, अन्यायपूर्ण बताते हुए मांग की थी कि आदेश को रद्द किया जाए और उसे अनुकंपा के आधार पर किसी भी उपयुक्त पद पर नियुक्त करने के लिए परिणामी निर्देश जारी किए जाएं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ट्रायल कोर्ट के जजों द्वारा ट्रायल को समाप्त करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाले 2 अलग अलग अनुरोधों पर निर्णय करते हुए कहा, यहाँ तक कि अगर मुकदमे में थोड़ी सी भी देरी है तो ये ठीक है, लेकिन अंत में मुकदमे के पक्षकारों को आश्वस्त होना चाहिए कि उनके मामले में न्याय हो गया है। चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस प्रणय वर्मा की खंडपीठ 2 पुनर्विचार याचिकाओं पर सामूहिक रूप से विचार कर रही थी। इसमें 2 निचली अदालत के न्यायाधीश हाईकोर्ट द्वारा 2 अलग अलग आदेशों के तहत सुनवाई समाप्त करने के लिए दिए गए समय के विस्तार की मांग कर रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नरम रुख अपनाते हुए धारा 498A IPC के तहत दोषी 82 वर्षीय महिला को दी गई सजा को उसके द्वारा पहले से ही जेल में गुजारी गई अवधि तक कम कर दिया। महिला लगभग 2.5 महीने तक जेल में रही और कोर्ट ने इसी अवधि तक उसकी सजा सीमित कर दी। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी ने कहा, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता सयारी पहले ही 82 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है, इसलिए उसे दी गई सजा को उसके द्वारा पहले ही जेल में गुजारी गई अवधि तक कम कर दिया जाए, जो लगभग 2.5 महीने है। आंध्र प्रदेश कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका में कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना नहीं कर सकता है।
चार्जशीट को रद्द करने के लिए सीआरपीसी 1973 की धारा 482 के तहत आपराधिक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता आरोपी पर आईपीसी की धारा 498A, RW 34 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रेप मर्डर केस में एक आरोपी को दी गई मौत की सजा की पुष्टि करने के लिए दिए गए संदर्भ को खारिज किया और सत्र न्यायालय को मामले में फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ नजीरुद्दीन नाम के व्यक्ति की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसे एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या और एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महिला के मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसकी शादी को रद्द कर दिया। उक्त महिला ने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ एक पुरुष से शादी की थी। महिला के परिवार वालों ने पति के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। अपहरण के अपराध में पति के परिवार के कुछ सदस्यों को भी एफआईआर में आरोपी बनाया गया था। वो व्यक्ति और अन्य आरोपी उसके परिवार के कुछ सदस्य ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने इस मामले को खारिज करने की मांग की कि पीड़िता ने स्वेच्छा से आरोपी के साथ शादी की थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलार्थी नंबर 1, हालांकि हाईकोर्ट ने लड़की के आरोप को ध्यान में रखते हुए शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया कि आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद उस शख्स और उसके परिवार के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गुरुग्राम कोर्ट ने बुधवार को एक 28 दिन के शिशु की स्तनपान कराने वाली मां को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप संगीन और गंभीर प्रकृति के हैं। कोर्ट के समक्ष तर्क दिया गया था कि आरोपी को जमानत देना महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने प्री मैच्योर शिशु को जन्म दिया है, जिसे महत्वपूर्ण चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने कहा कि इस तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मां या बच्चे को कोई चिकित्सीय समस्या है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी भी प्रकार की चिकित्सीय आवश्यकता होगी तो जेल में चिकित्सा अधिकारी उपचार के लिए उपलब्ध रहता है और जेल परिसर में ही शिशु के टीकाकरण की व्यवस्था की जा सकती है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।